प्यारे बच्चों, सभी को मेरी नमस्कार। आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट हिस्ट्री इतिहास का चैप्टर 2 लेकर आपके सामने आ रहे हैं। और जो पहला चैप्टर था इतिहास का, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत, ये मैंने 2 वीडियो के माध्यम से 2 पार्ट बना करके आपके पास पहला भाग और दूसरा भाग आपके पास भेज दिया है। आपने उनको दोनों को सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। तो आज हम पहले वीडियो के माध्यम से पार्ट 1 चैप्टर 2, और जो चैप्टर 2 है उसका नाम है शहरी जीवन, लेखन कला और शहरी जीवन, राइटिंग आर्ट एंड सिटी लाइफ। लेखन कला और शहरी जीवन, इसके बारे में हम बताएंगे, जो कि आपके इतिहास का दूसरा पार्ट है, चैप्टर है। तो देखिए, लेखन कला यानी कि लिखने की कला मानव ने कैसे सीखी और क्यों सीखी, लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, शहरी जीवन किस तरह से शहरी जीवन आया, किस तरह से शहरी जीवन का विकास हुआ, कब हुआ। और इसमें ये जो लेखन कला और जो शहरी जीवन है, इसमें विशेषकर बात करेंगे हम प्यारे बच्चों मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये जो सभ्यता है ये इराक, आजकल वर्तमान में इराक के अंदर फली फूली, इराक जो है आजकल, पहले प्राचीन काल में उसको मेसोपोटामिया कहा जाता था। जैसे कि हमारे भारत की सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन सभ्यता रही है सिंधु घाटी की सभ्यता। ये आपने कभी पढ़ी होगी 6ठी 7वीं में, और आगे चल करके जब आप 12th में पहुंचेंगे, 12वीं में होंगे, तो इतिहास का 12वीं जो क्लास है उसका सबसे पहला पार्ट हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता की ही तरह एक इराक में जो सभ्यता फली फूली, उसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बताएंगे हम आपको। देखिए, ये इराक के अंदर फली फूली ये जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर के बना है। वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? मेसोस और पोटमोस। मेसोस का अर्थ है मध्य और पोटमोस का अर्थ है नदी। मेसोस का क्या अर्थ है? मध्य, और पोटमोस का अर्थ है नदी, यानी कि 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, 2 नदियों के बीच फली फूली। और वो 2 नदी कौन कौन सी हैं? वो हैं दजला और फरात। दजला और फरात नदियों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता को फलने फूलने में या मेसोपोटामिया के विकास में अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भाई, जितनी भी सभ्यताएं फली फूली हैं, वो सारी की सारी सभ्यताएं, जितनी भी सभ्यताएं हैं, चाहे वो नील नदी की सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, जैसे कि वो सिंधु नदी की हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु नदी के किनारे फली फूली। तो इसलिए भाई जो मानव है, उन्होंने अपने जो मकान भवन कहाँ बनाए? नदियों के किनारे रहना शुरू किया, क्योंकि पानी की आवश्यकता पड़ती थी कृषि के लिए। तो इस तरह से 2 नदियों के क्षेत्र को हम मेसोपोटामिया कहते हैं। वो 2 नदी हैं दजला और फरात, जो कभी इराक में बहती थी। मेसोपोटामिया के जो प्रमुख नगर हैं, जैसे हम सिटी की बात कर रहे हैं, हम लेखन कला की भी बात करेंगे कि भाई लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जो मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर हैं, जैसे कि भाई उरुक, मारी और निनवे, ये बेबीलोन, ये उस समय के मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, और आपका लोथल है, धौलावीरा है, कालीबंगा है। इसी तरह से मेसोपोटामिया के ये प्रमुख केंद्र हैं, उरुक और मारी, निनवे, बेबीलोन वगैरह। तो अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों लेखन कला के बारे में। पाठ का नाम है आपका राइटिंग, लेखन कला और शहरी जीवन। तो लेखन कला, जो लिखने की आवश्यकता है, वो क्यों पड़ी? देखिए, एक गिलगामेश उरुक के शासक हुआ करते थे, और इन्होंने 2000 ईस्वी पूर्व में एक 16 पट्टिकाओं पर एक लेख लिखे, 16 पट्टिकाओं पर, जिसको हम गिलगामेश का महाकाव्य बोलते हैं। तो उस शासक को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई, जैसे कि हमने कोई आदमी मार्केट में कोई सामान लेने के लिए भेजा,
या जो राजा हुआ करते थे गिलगामेश, उन्होंने किसी को भेजा कोई सामान लेने के लिए, किसी अधिकारी को या किसी मंत्री को, तो वो रास्ते में या किसी नौकर को, सेवक को, तो रास्ते में जो सामान जो लाना है उसको भूल जाया करते थे। तो याद करने के लिए लेखन कला का विकास हुआ। और जो 16 पट्टिकाएं होती थी वो मिट्टी की हुआ करती थी। पहले जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो मिट्टी की पट्टिकाएं बनाते थे। मिट्टी की चिकनी मिट्टी होती थी और उसको आग में पका लिया जाता था। जैसे कि पहले मिट्टी को थोड़ा पानी डाल करके उसे गौंथ करके तो उसको एक चौखंटी पट्टी बनाया करते थे और उस पर कुछ चित्रों के माध्यम से, जैसे कि वे चित्र में चित्रात्मक जो लिपि थी उनकी, उस पर लिखा जाता था। और जब सूख जाती थी तो उसको कुछ लोग आग पर भी पका लिया करते थे। लेकिन गीली जो पट्टिका होती थी उस पर उसी वक्त लिखा जाता था जब वो गीली होती थी। सूखने के बाद उसमें ना कोई चेंजिंग हो सकती थी और ना उसमें कोई बदलाव हो सकता था, ना कोई और दूसरी बात लिखी जा सकती थी। तो याद रखने के लिए व्यापारी लोग होते थे, भाई क्या लेन देन हुआ, कितना हुआ, तो लेन देन को याद रखने के लिए भी लेखन कला की शुरुआत हुई थी। अब आ जाइए, हम बात करेंगे शहरों के बारे में, शहरी जीवन के बारे में। तो उस समय मेसोपोटामिया का जो शहरी जीवन था आज से लगभग 3000 ईस्वी पूर्व शुरू हुआ। 3000 ईस्वी। तो उस समय का जो शहरी जीवन है वो कैसे शुरुआत हुई या उसका स्वरूप क्या था, शहरी जीवन का स्वरूप के बारे में हम बता रहे हैं आपको प्यारे बच्चों। तो शहरी जीवन की जो विशेषताएं हैं, या इस तरह से अलग से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। तो मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की या मेसोपोटामिया की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1 आप लिखते जाइए, नगर योजना, टाउन प्लानिंग। भाई मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो नगर योजना है वो बहुत ही अच्छी थी। मुख्य विशेषताओं में है नगर योजना, टाउन प्लानिंग। उस समय के जो नगर थे वो बहुत ही अच्छे ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से बसाए गए थे और उनमें जो भवन थे वो बहुत ही अच्छे थे। भाई सड़कें बड़ी अच्छी हुआ करती थी, चौड़ी सड़कें होती थी। भवन, ज्यादातर जो भवन मिले हैं मेसोपोटामिया के अंदर वो 1 मंजिल वाले भवन मिले हैं। हर भवन के अंदर दरवाजे हुआ करते थे, खिड़की हुआ करती थी। लेकिन जो उर नगर है, उर नगर के लोग खिड़कियां अपने घरों में नहीं बनाते थे। वो इसलिए नहीं बनाते थे ताकि घर की जो सीक्रेट बातें हैं वो बाहर के लोगों को सुनाई नहीं दे। तो जो मकान थे वो बहुत अच्छे थे। नगर जो थे जैसे उरुक है, उर है, मारी है, निनिनवे है, बेबीलोन है, ये बहुत ही अच्छे उस समय के नगर थे। तो वहां जो नगर थे, जो सड़कें थी, लोगों का जो खान पान था, जो पहनावा था, वो बिल्कुल शहरों की तरह था। जैसे आजकल के शहरों में लोग खाते पहनते हैं, उसी तरह मेसोपोटामिया के लोग भी शहरी जीवन व्यतीत किया करते थे। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, प्रमुख वर्ग, मेन क्लासेस, प्रमुख वर्ग। यानी कि उस समय मेसोपोटामिया के समाज में कौन कौन से वर्ग थे। तो उस समय मेसोपोटामिया के समाज में प्यारे बच्चों 3 वर्ग हुआ करते थे। कितने वर्ग? 3 वर्ग हुआ करते थे। जैसे कि भाई उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में कुलीन वर्ग के लोग आते थे, राजा परिवार के, या जो आपके जो पादरी लोग हैं, बड़े पैसे वाले और जिनके घर महल बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, जो ऐशोआराम का जीवन व्यतीत करते थे, जिनके पास जमीन की, पैसे की कोई कमी नहीं होती थी, वो लोग उच्च वर्ग के अंदर आते थे। जो दूसरा वर्ग है मध्यम वर्ग, मिडिल क्लासेस, ये थोड़ा सा इनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग थे उनकी तरह नहीं थी। ये जो मध्यम वर्ग के लोग हैं ये अपना गुजारा ठीक प्रकार से व्यतीत कर रहे थे। ये न तो ज्यादा अमीर थे और न ज्यादा गरीब थे। अब जो नीचे का जो वर्ग है, लोअर क्लासेस जिसको हम बोलते हैं, निम्न वर्ग, उनकी हालात बड़ी दयनीय थी। उसमें जैसे भाई छोटे किसान, मजदूर, दास वगैरह आते थे। निम्न वर्ग में कौन कौन से आते थे? जैसे किसान या आपके मजदूर, दास, ये आते थे। तो इनका जो जीवन था वो एक प्रकार से नरक के समान था, दयनीय स्थिति थी। ये अपना जीवन बसर बड़ी मुश्किल से कर रहे थे। दासों की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब थी। दास
खरीदे और बेचे जाते थे। 3 प्रकार के दास हुआ करते थे। भाई युद्ध में बंदी बनाए गए व्यक्ति, जो आक्रमणकारी जो होते थे वो युद्ध में लोगों को बंदी बना लेते थे और बंदी बना करके अपने देश ले आते थे और उनसे खेतों में बागानों में बड़ी मेहनत कराई जाती थी, यानी उनको दास बना लिया जाता था। एक खरीदे गए व्यक्ति होते थे और एक बेचे गए, खुद बेच देते थे लोग गरीबी के कारण। तो इस तरह से खरीदे गए और युद्ध में बंदी बनाए गए व्यक्तियों को दास कहा जाता था। दासों की स्थिति बड़ी खराब थी समाज के अंदर। अगला है, तीसरा जो पॉइंट है वो है परिवार, फैमिली। मेसोपोटामिया के लोगों का जो परिवार था वो एकल परिवार था। एकल परिवार का मतलब ये है कि भाई मतलब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं था, संयुक्त परिवार जैसे दादा दादी चाचा चाची ये इकट्ठे होकर के नहीं, एकल परिवार था। बिल्कुल एकल परिवार में पिता और उनके बच्चे, यानी कि पति पत्नी और उनके बच्चे ही रहा करते थे। लेकिन परिवार का जो मुखिया होता था सभी लोग उसके आदेश का पालन करते थे। नेक्स्ट है, आगे लिखिए, स्त्रियों की स्थिति। आपका ये जो अगला पॉइंट है वो है चौथा पॉइंट, स्त्रियों की स्थिति, पोजीशन ऑफ वुमेन। स्त्रियों की स्थिति समाज में सम्मान पूर्वक थी। कोई भी काम बिना स्त्री के पूछे नहीं होता था, चाहे वो धार्मिक काम हो या कोई भी सामाजिक काम हो। हर काम स्त्रियों की सलाह के अनुसार हुआ करता था। तो स्त्रियां मेसोपोटामिया के अंदर सम्मानित थी, सम्मान की दृष्टि से देखी जाती थी। आगे लिखिए, दासों की स्थिति। मैं बता रहा था अभी आपको कि भाई मेसोपोटामिया के अंदर जो दास थे उनकी स्थिति मजदूरों से बहुत ज्यादा खराब थी। दासों को पकड़ करके लाया जाता था, उनसे मेहनत कराई जाती थी खेतों में, बागानों में, और केवल खाने के लायक ही, खाने के लिए भोजन दिया जाता था। कई बार तो भरपेट भोजन भी इन दासों को नहीं दिया जाता था, फटे टूटे कपड़े पहनने के लिए दिए जाते थे। और ये मालिक के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होते थे, ये भाग भी नहीं सकते थे। और यदि कोई दास भाग भी जाता था, मालिक की मर्जी के बगैर भाग जाता था, और बाद में यदि उस दास को पकड़ लिया जाता था तो उस दास को मृत्यु दंड भी दिया जाता था। यदि या तो मालिक अपनी इच्छा से उसको मुक्ति दे दे, स्वतंत्र करा दे, या दास अपने मालिक को पैसा देकर भी मुक्ति पा सकता था, बाकी और कोई तरीका नहीं था। दासों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। आगे लिखिए, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। ये भी मेसोपोटामिया की सभ्यता की एक विशेषता है कि भाई जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वो अपना मनोरंजन किस तरह से करते थे। मेसोपोटामिया के लोग मनोरंजन प्रिय थे। भाई शिकार करके और नृत्य करके, संगीत, दूसरी बात जुआ खेल करके, पशुओं को आपस में लड़ा करके, दौड़ लगा करके, ये उनके नाच गाने के भी शौकीन है, क्योंकि वीणा वगैरह संगीत या साजबाज से संबंधित उनके मकानों में कुछ अवशेष मिले हैं, जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि वह मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो मनोरंजन प्रिय थे। जुआ खेल करके, ताश खेल करके, नृत्य, शिकार करके, पशुओं को आपस में लड़ा करके भी लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषता है या शहरी जीवन का स्वरूप है। आगे हम करेंगे, लिखेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, मेसोपोटामिया के उर नगर की क्या विशेषताएं हैं। मैं जैसे हम विशेषता उर नगरी जो शहरी जीवन में ही आते हैं सारी बातें, तो उर कई नगर थे मेसोपोटामिया में, जिनमें उर नगर बेबीलोन सबसे प्रसिद्ध हैं। उरूक भी बहुत ही प्रसिद्ध नगर रहा है, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे उर नगर। ये ज्यादातर एग्जाम में आ जाता है प्यारे बच्चों कि मेसोपोटामिया के उर नगर की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप लिखते जाइए उर नगर की क्या विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता लिखिए, टेढ़ी मेढ़ी तथा संकरी गलियां। टेढ़ी मेढ़ी तथा संकरी गलियां उर नगर की एक ये विशेषता है, या कैसे कह लीजिए कि जो उर नगर था उसकी गलियां संकरी होती थी। संकरी में सुकड़ी हुई, छोटी हुआ करती थी, टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी। भाई अंदर गली में कोई मकान है, कोई घर है, और यदि वहां कोई जो वजन वाला कोई सामान ले जाना होता है तो वहां ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। गधों के माध्यम से उन पर रख करके
लोग भारी सामान अपने घर तक, लास्ट के घर तक ले जाया करते थे। तो और नगर की जो गलियां थी वो बहुत सुकड़ी, संकरी या टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी। नेक्स्ट लिखिए जल निकासी। भाई और नगर की जो जल निकास प्रणाली है वो हालांकि भीतर के आंगन में एक नालियां मिली हैं जो उस घर के आंगन का पानी या बरसात का पानी बाहर नालियों के माध्यम से आता था। घरों की छतों का पानी आंगन में आता था, बरसात का और आंगन का पानी बाहर नालियों में आता था, और वो जो नाली थी वो आगे चल करके उस घर के पानी को या बरसात के पानी को या गंदे पानी को बाहर एक बड़े नाले में ले जाया करती थी। तो जल निकास प्रणाली भी ठीक थी। वो इस बात को ध्यान रखते थे कि भाई रास्ते में कहीं पानी न भरे या गंदगी इकट्ठी न हो। आगे लिखिए घरों की सफाई। भाई घरों की सफाई के बारे में ये बात कही गई है और नगर के लोगों के बारे में कि जो और नगर के जो लोग थे वो अपना कूड़ा करकट ज्यादातर गलियों में डाल देते थे, घर के बाहर ही डाल देते थे, जिससे कि वहां कूड़ा करकट जमा हो जाता था। यानी कि वो सफाई का वैसे मतलब कोई खास ध्यान नहीं रखती थी, और जो कूड़ा करकट है वो उनके पैरों में नीचे कुचलता रहता था, दब जाता था। कूड़ा डालते रहने से गलियों की जो सतह थी वो भी बहुत ऊंची हो जाती थी, जो बाद में दिक्कत आती थी, घर नीचे पड़ जाते थे, और कूड़ा करकट डालने की वजह से जो गलियां हैं या जो रास्ते वो ऊंचे हो जाया करते थे। सिंधु घाटी के लोग सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, लेकिन मेसोपोटामिया के अंदर जो और नगर के लोग हैं वो सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखते थे, क्योंकि जो कूड़ा करकट है वो गलियों में ही डाल दिया करते थे। आगे लिखिए खिड़कियों का अभाव। खिड़कियों का अभाव। और नगर के लोग अपने घरों में खिड़कियां नहीं बनाते थे, नहीं रखते थे। खिड़कियों का अभाव मिला है। खिड़कियां क्यों नहीं रखते थे? उनका ऐसा मानना था कि यदि हम घर के अंदर खिड़कियां रखेंगे तो हम यदि अंदर घर में बैठ करके कोई बातचीत करेंगे तो कोई हमारा पड़ोसी उस बात को न सुन ले, घर की जो गुप्त बातें हैं उनको कोई न सुन ले। इस बात के कारण और नगर के लोग घरों के अंदर खिड़कियां नहीं रखते थे, तो उनके घरों के अंदर खिड़कियों का अभाव था। नेक्स्ट लिखिए घरों के बारे में अंधविश्वास। भाई और नगर के लोग अंधविश्वासी थे। घर बनाते समय वो कई बार रूढ़िवादिता का शिकार हो जाया करते थे। जैसे कि वो कहते थे कि भाई घर की दहलीज ऊंची उठी हुई होनी चाहिए, घर की दहलीज जब ऊंची होगी तो भाई धन दौलत आएगी घर के अंदर। तो ये भी उनके ये अंधविश्वास वाली बात है कि घर की दहलीज ऊंची उठने से लक्ष्मी आएगी, पैसा आएगा, धन आएगा। नहीं। आगे है सामने का दरवाजा किसी दूसरे की घर की ओर नहीं खुलना चाहिए। भाई हमारे घर का दरवाजा अगर किसी के घर के सामने खुलता है तो वो गलत है, यानी कि घर का दरवाजा दूसरे के घर के सामने नहीं खुलना चाहिए। अगर नहीं खुलेगा तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भाई दरवाजा यदि किसी के दरवाजे के आगे खुलता है तो वो इसका मतलब ये कि हमारा सौभाग्य अच्छा नहीं है, भाग्य अच्छा नहीं है। और यदि हमारा घर का दरवाजा किसी दूसरी तरफ खुलता है तो उसका मतलब ये हमारा सौभाग्य अच्छा है। घर की लकड़ी का मुख्य दरवाजा बाहर की ओर खुले तो पत्नी पति के लिए यंत्रणा का कारण बनती है। ये भी एक अंधविश्वास वाली बात है। तो ये जो कई बातें हैं और नगर के लोगों की जो हमें ये सिद्ध करती है, बताती है कि जो और नगर के लोग थे वो अंधविश्वासी थे। आगे लिखिए शवों का दफन। भाई और नगर के लोग जब उनके परिवार का कोई व्यक्ति मर जाता था तो वे अपने शवों का क्या करते थे? ज्यादातर इतिहासकारों ने ये बात कही है, मानी है कि और नगर के लोग अपने शवों को दफना दिया करते थे। एक कब्रिस्तान मिला है और नगर के अंदर, नगरवासियों का और नगर के अंदर एक कब्रिस्तान मिला है, और उन कब्रिस्तानों में भी दो तरह की कब्रें मिली हैं, एक अमीर व्यक्ति की और एक गरीब व्यक्ति की। भाई जो राजा होते थे, जो रानियां होती थी, या राजा के जो परिवार के सदस्य होते थे, जब कब्रों को तोड़ा गया तो उनमें सोने चांदी के आभूषण मिले, कीमती वस्तुएं मिली। और जो सामान्य आम जन की जो कब्र थी उसको जब तोड़ा गया तो उसमें वही आम बर्तन, मिट्टी के बर्तन वगैरह रखे हुए मिले। तो उस समय अमीरी गरीबी का प्रचलन भी था।
तो उस समय जो शव थे उनको लोग दफनाया करते थे और उन पर कब्रें बनाया करते थे। ये आपके और नगर की विशेषता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक और है बेबीलोन नगर, ये भी ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इसको भी आप पढ़ेंगे, याद करेंगे। बेबीलोन जो नगर था मेसोपोटामिया का, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध नगर था और ये कभी सीरिया के आधिपत्य में हुआ करता था। और इस नगर, ये जो नगर है बेबीलोन नगर, ये लगभग 850 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। 850 हेक्टेयर क्षेत्र, बहुत बड़े एरिया में इसका मतलब विस्तार था, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था बेबीलोन नगर। तो इसकी भी कई विशेषताएं कि भाई जैसे कि नंबर 1 तो ये लिखोगे कि भाई 850 का जो क्षेत्रफल है वो 850 हेक्टेयर में था, 850 हेक्टेयर में फैला हुआ था। दूसरी विशेषता क्या है बेबीलोन नगर की कि इसकी जो चार दीवारी है वो तिहरी थी, तिहरी ट्रिपल थी, यानी कि कोई मतलब सुरक्षा की दृष्टि से इस बेबीलोन नगर की जो चार दीवारी थी वो तिहरी थी, ताकि कोई विदेशी आक्रमणकारी या कोई बाहरी आक्रमण इसके ऊपर न कर दे। सुरक्षा की दृष्टि से इसकी दीवार को तिहरी बनाया गया था। एक है इसके अंदर बड़े बड़े राजमहल मिले हैं, मंदिर मिले हैं। राजमहल मिलना, इनके अंदर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण होना भी बेबीलोन नगर की मुख्य विशेषता है। एक इसके अंदर भाई अनुष्ठान केंद्र मिले हैं, मंदिर मिले हैं, अनुष्ठान केंद्र जिनको राजा लोग किया करते थे। और एक बड़े व्यापारिक घराने मिले हैं। बेबीलोन नगर की एक विशेषता ये भी है कि इसके अंदर बड़े बड़े व्यापारिक घराने मिले हैं जो विदेशों में जाकर के आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार किया करते थे। एक इनमें प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविदों ने भी ज्ञान दिया लोगों को। गणितज्ञ हुए, खगोलविद हुए, जिन्होंने भाई जैसे गणित के क्षेत्र में, और एक इन्होंने सूर्य पर आधारित पंचांग की भी आविष्कार किया था, पंचांग का आविष्कार किया था। गणित के क्षेत्र में जैसे मान लो इन्होंने 1 घंटे को 60 मिनट में बांटा और 1 मिनट को 60 सेकंड में बांटा, जो कि आजकल भी हम इन्हीं की देन है कि भाई 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 यानी कि 60 सेकंड हुआ करते हैं। तो ये मेसोपोटामिया की देन है। ऐसे ही जो पंचांग का आविष्कार किया मेसोपोटामिया के लोगों ने, ये पंचांग के आविष्कार का मतलब ये कि भाई जो कैलेंडर होता था, जैसे कि भाई साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो मेसोपोटामिया के लोगों ने जो पंचांग का आविष्कार किया था, उनका जो एक वर्ष है वो 12 महीनों में बटा हुआ था, और जो एक महीना है वो 4 हफ्तों में बटा हुआ था। तो इस तरह से हमारे भी आजकल भी हमारा जो पूरा वर्ष है 12 महीनों में बटा हुआ है, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। ये मेसोपोटामिया की देन है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके ये जो चैप्टर है मेसोपोटामिया की सभ्यता और इसके केंद्र, इसकी विशेषताएं, बेबीलोन और आपके उर नगर की विशेषताएं, ये आपको याद करनी है। ये आपका सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर का नाम मैंने तुम्हें शुरू में बता दिया था, लेखन कला और शहरी जीवन। ये आपको याद करना है। मेरा लेक्चर्स आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे मेरी नमस्कार, बाय बाय।